तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहले ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये मार्च 16 पेपर 42। ठीक है भाई। अच्छा, अब रिएक्शन क्या है कि ये कह रहे हैं कि सम रिएक्शंस ऑफ क्रोमियम आयंस आर शोन बिलो। तो ये कुछ क्रोमियम आयन के रिएक्शन इन्होंने दिए हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये जो ब्रैकेट है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करती है। ये जो लाल ब्रैकेट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, दिस रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आगे हम ट्रांजिशन में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसका जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने कुछ क्रोमियम आयन के कुछ रिएक्शंस आपको शो किए और उसके बाद कहते हैं कि यूज़ द डेटा बुकलेट टू सजेस्ट अ सूटेबल मेटल टू कैरी आउट रिएक्शन 1। ठीक है जी, यूज़ द डेटा बुकलेट टू सजेस्ट अ सूटेबल मेटल टू कैरी आउट रिएक्शन 1। अब अगर आप रिएक्शन 1 देखें तो रिएक्शन 1 एरो इस तरफ है, इसका मतलब आप ये जो कंपाउंड है आपके पास, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा एक मतलब डिफरेंट टाइप का कंपाउंड है। मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा लिखकर थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। ये यहाँ पे मेंशन है CrH2O6 और फिर ऐसे ब्रैकेट है और इसके ऊपर +3। ठीक है, अब ये +3 जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स। अब ये +3 पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। अब मैं आपसे पूछूंगा जी बताएं व्हाट इज़ दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज़ दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पर? हाँ जी, व्हाट इज़ दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। वाटर के ऊपर चार्ज क्या है? 0। ओवरऑल चार्ज क्या है? +3। तो अगर ये 0 है, ओवरऑल चार्ज +3 है, तो ऑब्वियसली क्रोमियम के ऊपर चार्ज क्या होगा? +3 होगा। ठीक है जी, तो क्रोमियम के ऊपर यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? +3। तो इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इस कंपाउंड में, ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये CrH2O6 2+ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज क्या है? +2। तो क्रोमियम +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्रोमियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, +3 से +2 में जा रहा है। ठीक है, रिएक्शन 1 में हो क्या रहा है? अगर हम यहाँ पे देखें तो रिएक्शन 1 के अंदर क्रोमियम इज चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +3 to +2, दैट मीन्स क्रोमियम इज बीइंग रिड्यूस्ड। अब क्वेश्चन क्या है कि यूज़ द डेटा बुकलेट टू सजेस्ट अ सूटेबल मेटल टू कैरी आउट रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 आपने करना है, तो मतलब क्रोमियम को +3 से +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, तो इसके लिए कौन सा मेटल आप यूज़ करेंगे जी? सजेस्ट अ सूटेबल मेटल टू कैरी आउट रिएक्शन 1। हाँ जी, माइक अपने ऑफ कर दीजिएगा बेटा, माइक म्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, यूज़ द डेटा बुकलेट टू सजेस्ट अ सूटेबल मेटल टू कैरी आउट रिएक्शन 1। कौन सा मेटल यूज़ करेंगे आप रिएक्शन 1 के लिए? जी, सोडियम, सोडियम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है सोडियम के अलावा? देखिए, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है? आप चेक करेंगे क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले तो हम डेटा बुकलेट में जो है वो जाएंगे।
ठीक है, डेटा बुकलेट में हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, जिसमें क्रोमियम +3 से +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा हूँ। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -0.41, ठीक है, -0.41। और मुझे पता है कि इस केस में क्रोमियम +3 से +2 में जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो आप जो भी मेटल लेंगे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हाँ जी, कौन से मेटल्स आप सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्राइटेरिया क्या होगा? जल्दी बताएं शाबाश, ये तो बिल्कुल आसान है। क्रोमियम के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ गई -0.41। तो अब हम कौन से मेटल, क्या यहाँ पे कोई एक ही स्पेसिफिक आंसर है या यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं? जी बेटा, मोर नेगेटिव, ठीक है। आपने सिंपल ये देखना है कि आप कोई भी ऐसा मेटल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल हम यहाँ पे कहते हैं कि यूज़ द डेटा बुकलेट टू सजेस्ट अ सूटेबल मेटल टू कैरी आउट रिएक्शन 1। तो आप ये चीज़ यहाँ पर याद रखने कि यहाँ पे सूटेबल मेटल कौन सा होगा, विच हैज़ E0 वैल्यू मोर नेगेटिव देन -0.41। कोई भी ऐसा मेटल जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.41 से, मेटल विच हैज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर नेगेटिव देन -0.41, that can be used, because if chromium is changing its oxidation state from +3 to +2, that means it is being reduced, so the other metal would get oxidized, ठीक है। तो आपने कोई भी ऐसा मेटल सेलेक्ट करना है जिसका E0 वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव हो -0.41 से। तो हमने यहाँ से देखना शुरू किया जी सिल्वर, दैट मीन्स सिल्वर को हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ मोर पॉजिटिव। एल्यूमिनियम इट कुड बी यूज्ड, -1.66 है, मोर नेगेटिव है। बैरियम दिस कुड बी यूज्ड, कैल्शियम दिस कुड बी यूज्ड, कोबाल्ट दिस इज़ लेस नेगेटिव, दिस कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि लेट सपोज जैसे किसी ने सोडियम कहा, या लेट से आप यहाँ पे लिथियम ले लें। अब लिथियम दिस इज़ मोर नेगेटिव देन -0.41, पोटेशियम इज़ मोर नेगेटिव देन -0.41, बट वी विल नॉट यूज़ लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है जी। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख लें, आपके पास यहाँ पे ये सोल्यूशन क्या है, एक्वस है, ये सोल्यूशन एक्वस है, ठीक है। एक्वस है दैट मीन्स वी हैव वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, ठीक है जी, वी हैव वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सोल्यूशन। अब आपने रिएक्शन क्या करवाना है कि आपने कोई भी ऐसा मेटल, लेट सपोज मैंने एक्स एज्यूम कर लिया कि एक्स मेटल है जिसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो एक्स मेटल है एंड वी आर रिएक्टिंग इट विद Cr+3 एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू Cr+2। तो आप मतलब मेनली आपका जो पर्पज़ है यहाँ पे क्या है कि X रिएक्ट्स विद क्रोमियम। अब अगर लेट सपोज यहाँ पे X आप सोडियम यूज़ करते हैं, आपने कहा कि इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव है, वी कैन यूज़ सोडियम। तो अगर आप सोडियम को रिएक्ट करते हैं विद Cr3+, ठीक है जी, तो अब याद रखें कि सोडियम इट कैन रिएक्ट मोर इजीली विद वाटर। सोडियम जो है ये वाटर के साथ ज़्यादा आसानी से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, बिकॉज बेसिकली कोई भी ऐसा मेटल जो पानी के साथ रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। एनी मेटल विच रिएक्ट्स विद वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिकॉज फिर इस रिएक्शन के होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखें कि वी कैन नॉट यूज़ अ मेटल, we cannot use a metal which reacts with water at room temperature and pressure, ठीक है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता लगे कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर, तो ऑल दो वो चीज़ें अभी आगे आप ग्रुप 2 वगैरह में जाके पढ़ेंगे, बट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके जहन में होगा कि जो ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, ग्रुप 1 मेटल्स दे रिएक्ट रेडली एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर विद वाटर। ग्रुप 2 में डाउन द ग्रुप मेटल्स, क्योंकि मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो ग्रुप 2 में बैरियम, स्ट्रॉन्शियम, दीज आर मेटल्स विच वी विल अवॉइड। मैं ये कह सकता हूँ कि आप उनको अवॉइड करें लिखने से, ऑल्दो आपको पता हो या ना पता हो, बट फिर भी आपको पता है कि दे आर हाईली रिएक्टिव, तो अवॉइड दीज मेटल्स।
सो ग्रुप 1 और बेरियम स्ट्रोंशियम, इसके अलावा कोई भी ऐसा मेटल विच हैज़ ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव देन -0.41। ठीक है, ये जस्ट आपने एक यहाँ पे प्रिकॉशन ली है कि आपको मालूम है कि ग्रुप 1 का मेटल होगा तो इट विल प्राइमरीली रिएक्ट विद वाटर, तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इट विद क्रोमियम इट विल रिएक्ट विद वाटर। सो ट्राई अवॉइडिंग ग्रुप 1 और बेरियम और स्ट्रोंशियम, तो यूज़ एनी मेटल other than these which has E naught more negative than -0.4. So we can use aluminum, we can use calcium, we can use magnesium or any other metal which has a E naught value more negative than -0.41, but it does not react primarily with water. Clear हो गई ये बात? हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है? जी, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट है कि यूज़ ई नॉट वैल्यूज़ टू एक्सप्लेन योर आंसर बाय कैलकुलेटिंग द ई नॉट सेल। तो लेट्स से कि हमने मैग्नीशियम सपोज किया, ठीक है, आपने एक ही आंसर लिखना होगा, आपको इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप जिसके ऊपर बिल्कुल 100% श्योर है वो लिखें, बिना वजह कोई ऐसा मेटल लिख दें जो कि आपको बाद में आपके लिए जो है प्रॉब्लम बन जाए, तो उसको बेहतर है कि एक ही आंसर लिखें। जहाँ मल्टीपल ऑप्शन आ सकते हो आप आंसर एक ही दें। तो लेट्स से कि हमने मैग्नीशियम आंसर लिखा, तो अब मैग्नीशियम को सामने रखते हुए आपने ई नॉट सेल कैलकुलेट करनी। चलें जल्दी से शाबाश, मुझे ई नॉट सेल बताएं, कैलकुलेट एक्सप्लेन योर आंसर बाय कैलकुलेटिंग द ई नॉट सेल। तो आपने मैग्नीशियम ले लिया और दूसरी तरफ क्रोमियम, तो व्हाट वुड बी द ई नॉट सेल? जी, सबका आंसर यही आ रहा है 1.97। बेटा बाकी सबका आंसर भी यही आ रहा है -1.97। बाकी लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं? आपने
आपने क्रोमियम का तो ऑलरेडी निकाला हुआ वैल्यू क्या थी क्रोमियम के लिए, -0.41। अच्छा जी, तो क्रोमियम के लिए हमने कैलकुलेट की थी Cr+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके Cr2+, और मैग्नीशियम के लिए आपने देखना है। तो मैग्नीशियम के लिए वैल्यू देख लेते हैं। मैग्नीशियम की वैल्यू क्या है, मैग्नीशियम की वैल्यू ये आप देख लें, दिस इज -2.38, ठीक है, -2.38। अब मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है, वैल्यू फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करते। -0.41 और Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस गिव्स Mg एंड दिस इज -2.38, ठीक है। अब आपको सिंपल मैग्नीशियम जो है, मतलब आप ऑब्वियसली हमें मालूम है क्रोमियम जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है रिएक्शन के अंदर, क्रोमियम +3 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो दैट मीन्स मैग्नीशियम बैकवर्ड जाएगा, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस में हो जाएगी। तो माइनस का 0.41 प्लस का 2.38, सो दिस वुड बी +1.97, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं कि आपने जिसको ऑक्सीडाइज करना है उसकी रिएक्शन को रिवर्स कर देना, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, और ये रिवर्स होगा तो इसकी E0 वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और यही चीज़ आप फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते थे। फॉर्मूला क्या है, E रिड्यूस माइनस E ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूस कौन हो रहा है, क्रोमियम, दिस इज -0.41, माइनस ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, आयरन, -2. इसमें साइन आप चेंज नहीं करते, इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं फॉर्मूले में आप डायरेक्ट कोई वैल्यूज़, तो ऑटोमेटिकली वो साइन चेंज हो जाएगी। अगर आप यहाँ देखें -0.41 माइनस प्लस 2.38, तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, +1.97। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो आपकी मर्जी, आप इक्वेशन से सॉल्व करें या आप फॉर्मूले से सॉल्व करें, जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो ये हमने इसको आंसर निकाल लिया। तो एक्सप्लेन योर आंसर बाय कैलकुलेटिंग दी ई सेल, तो आपने ई सेल यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। फाइनल यूज़ E0 वैल्यूज़, आपने दोनों की E0 वैल्यूज़, पहले आप दोनों रिएक्शंस लिख देंगे यहाँ पे कि ये मैग्नीशियम का रिएक्शन है, Mg + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg, और Cr3+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Cr2+, इसकी E0 वैल्यू -2.38, इसकी E0 वैल्यू -0.41। फिर आपने मेंशन कर दिया कि जी दिस वन इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज बिकॉज मोर नेगेटिव है, दिस वन बीइंग रिड्यूस्ड, और फिर आप E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन से इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर दे देंगे, दिस इज 1.97 वोल्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट सजेस्टेड दैट रिएक्शन 2 कुड बी कैरिड आउट यूजिंग एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, H2O2। तो स्टूडेंट सजेस्टेड दैट द रिएक्शन 2 कुड बी कैरिड आउट यूजिंग एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। यूज द डेटा बुकलेट टू शो वेदर और नॉट दिस रिएक्शन इज फीजिबल, ठीक है जी। अब पहले तो रिएक्शन 2 देख लेते हैं। रिएक्शन 2 क्या है, रिएक्शन 2 में CrH2O6 इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू Cr2O7 2-, तो मतलब क्रोमियम +3 और डाइक्रोमिएट आयन के दरमियान का रिएक्शन, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो क्रोमियम जो है ये +3 से क्रोमियम आपके पास कॉम्प्लेक्स में +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू Cr2O7 2-, और इस डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड डाइक्रोमेट जी। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, ठीक है। अगर आप सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट करें इसको
तो ऑक्सीजन -2 है, -2 × 7 ये हो गया -14। ओवरऑल चार्ज कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो क्रोमियम का चार्ज फाइंड आउट करना है, x × 2 दैट वुड बी 2x। उसको सॉल्व कर लें, 2x = -2 + 14, x वुड बी +6। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रोमियम +3 से +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या इस रिएक्शन के लिए हम हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं? तो अगर क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट मीन्स हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होगा? रिड्यूस होगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो हमें सिंपल ये देखना है कि क्या H2O2 इसके लिए एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो अगेन उसके लिए हमें H2O2 की इक्वेशंस देखनी पड़ेंगी। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इस पेज पे नहीं मिलेगा, हमें नेक्स्ट पेज पे मिलता है। ठीक है जी, तो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड ढूंढना है। तो देखें एक इक्वेशन तो ये है, इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड देखें गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और कहीं पे H2O2 है, देखें इसमें भी H2O2 है। आप मुझे बताएं ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है। मुझे बताएं मैं 1 और 2 में से कौन सा रिएक्शन यूज़ करूँगा? यहाँ 1 यूज़ करूँ या 2 यूज़ करूँ? और रीज़न भी बताएं। अच्छी तरह से देख लें दोनों रिएक्शंस को एंड देन डिसाइड कि कैन वी यूज़ 1 और कैन वी यूज़ बोथ। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्या दोनों यूज़ हो सकते हैं? हाँ जी, काफ़ी सारे बच्चे बिल्कुल खामोश हैं, कुछ पता नहीं लग रहा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। वन, अच्छा जी, मुजम्मिल कह रहे हैं कि सिर्फ 1 ही यूज़ हो सकती है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? हसन, अब्दुल्ला, मुस्तफा, ताहा। हाँ जी, 1 और 2 दोनों यूज़ हो सकती हैं, या आप दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज़ करेंगे? क्या ऑप्शन हो सकता है? और अगर दोनों में से कोई एक करेंगे तो कौन सी करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो क्यों नहीं करेंगे? एक आंसर तो मुजम्मिल ने दे दिया। इसके अलावा 1 यूज़ करेंगे। ठीक है जी, 1 यूज़ करेंगे क्योंकि देखें हमें H2O2 को यूज़ करना है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब H2O2 को खुद रिड्यूस होना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में H2O2 इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बट अगर आप इक्वेशन 2 देखें तो H2O2 इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इन दिस इक्वेशन नंबर 2 H2O2 इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, सो दैट मीन्स आप इस रिएक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। सो वी कैन ओनली यूज़ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? H2O2 + 2H + 2 इलेक्ट्रॉन मिक्स 2H2O और 1.77। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आगे चलेंगे, इन दोनों को लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कि क्या हम H2O2 को यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पे पहले तो आपको दोनों रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आपने पहले H2O2 का रिएक्शन लिखा कि H2O2 + 2H + 2 electrons gives 2H2O and delta H for the E cell for this reaction is +1.77। अब ढूंढते हैं ज़रा क्रोमियम को। ठीक है, ये तो H2O2 आपने कर लिया। अब ज़रा क्रोमियम को देखिए। क्रोमियम ऑब्वियसली आपको C पर मिलेगा। क्रोमियम हमें कौन सा यूज़ करना है? क्रोमियम हमें ऑक्सीडाइज कराना है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cr+3 से Cr2O7 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो Cr2O7 2- + 14H + 6 इलेक्ट्रॉन्स
दूसरी इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये हो जाएगा 2Cr3 प्लस 7H2O और इसकी ई सेल की वैल्यू कितनी है, प्लस 1.33। दिस इज प्लस 1.33। तो क्रोमियम ने ऑक्सीडाइज होना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ने रिड्यूस होना है, ये H2O2 था, ठीक है। तो ई रिड्यूस्ड माइनस ई ऑक्सीडाइज्ड, ई रिड्यूस्ड माइनस ई ऑक्सीडाइज, रिड्यूस कौन हो रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसकी वैल्यू ले ली आपने 1.77 माइनस 1.33। तो क्या आंसर आ रहा है, हाँ जी 1.77 माइनस 1.33 क्या आंसर आ जाएगा, 0.44 प्लस 0.44 वोल्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि यूज़ द डेटा बुकलेट टू शो वेदर दिस रिएक्शन इज फीजिबल। तो आप बताएं क्या ये रिएक्शन फीजिबल है, इज दिस रिएक्शन फीजिबल और नॉट। हाँ जी, is this reaction feasible or is it not feasible? जल्दी से बता दें, ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। रिएक्शन फीजिबल है या नॉट फीजिबल है, रिएक्शन बिल्कुल फीजिबल है, बिकॉज ई सेल पॉजिटिव आई है। ई सेल अगर पॉजिटिव होगी तो दैट मीन्स यस रिएक्शन इज़ फीजिबल। तो हम कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज़ फीजिबल बिकॉज ई सेल इज़ पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ फीजिबल। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स वेदर और नॉट रिएक्शन 3 इज़ अ रीडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन 3 देखते हैं, रिएक्शन 3 में क्या हो रहा है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे यहाँ पे मालूम है, हम पहले उसको पहले कर देता हूँ। ठीक है जी, अब तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये रिएक्शन रीडॉक्स है या नहीं। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, क्रोमियम +6। देखते हैं नीचे कुछ चेंज आया है या नहीं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर है -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -8। ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए, -2। तो क्रोमियम का फाइंड आउट करना है, तो x वुड बी इक्वल टू -2 + 8 दैट इज इक्वल्स टू +6। तो क्रोमियम यहाँ भी +6 है, ऑक्सीजन -2 है, क्रोमियम ऊपर भी +6 -2 था। तो नो चेंज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कोई चेंज नहीं आया। तो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ नॉट रीडॉक्स। तो आप सिंपल दोनों की ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैल्यूज़ लिख के, ऑक्सीडेशन वैल्यूज़ लिख के बता सकते हैं कि एज देयर इज़ no change in the oxidation states, that means this reaction is not redox। ठीक है जी, this reaction is not redox। अच्छा जी, अब ये देखें, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि द स्टूडेंट यूजेस एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन टू इलेक्ट्रोप्लेट अ स्टील बॉक्स विद क्रोमियम मेटल।
ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहा है। याद करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने वो लेवल से पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, ये कोई स्टील बॉक्स है इसके पास, उस स्टील बॉक्स पे क्रोमियम मेटल की प्लेटिंग करना चाह रहे हैं। और सोल्यूशन किस चीज़ का है, डाइक्रोमेट आइंस का। तो कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर अ करंट ऑफ 0.125 एम्पियर टू डिपॉजिट 0.0312 ग्राम्स ऑफ क्रोमियम मेटल। टाइम फाइंड आउट करना है आपने, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। ठीक है जी, तो ये सिंपल कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे ये लेट से सेल है, इसमें कैथोड पे कोई स्टील बॉक्स है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने प्लेटिंग करनी होती है वो कैथोड पे लेते हैं। तो ये स्टील बॉक्स है, सोल्यूशन में डाइक्रोमेट आइंस मौजूद हैं Cr2O7 2-, और ये जाके इस पे डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है जी, क्रोमियम मेटल बन रहा है। तो Cr2O7 जो है टू इलेक्ट्रोप्लेट स्टील बॉक्स, तो इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशन में क्या मौजूद है, Cr2O7 2-, और ये जाके डिपॉजिट हो रहे हैं एज अ क्रोमियम मेटल। ठीक है, एज ए क्रोमियम मेटल ये डिपॉजिट हो रहे हैं। तो अगर आप देखें, मतलब यहाँ पे एक चीज़ सिंपल नोट करें कि क्रोमियम को, यानी ये डाइक्रोमेट से क्रोमियम मेटल, अब यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है डाइक्रोमेट में, +6, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 फ्री स्टेट है। तो डाइक्रोमेट को क्रोमियम में अगर कन्वर्ट कराना है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कराने होंगे, हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कराने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट डाइक्रोमेट इनटू क्रोमियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिक्वायर्ड, 6। हाँ, अगर आप देखें पर क्रोमियम मेटल अगर आप देखें तो हर एक क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे क्योंकि 2 हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स, +6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ईच क्रोमियम आइन वुड रिक्वायर 6 इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू क्रोमियम। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है टाइम। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ क्रोमियम कितने डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, मैं जस्ट मेथड बता रहा हूँ, सॉल्व आपने खुद करना है इसको। ठीक है, आप खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ क्रोमियम आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ क्रोमियम, नंबर 1 पार्ट, मोल्स ऑफ क्रोमियम कैलकुलेट करें। और फिर उसके बाद नंबर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, रेशो आपके पास मौजूद है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नंबर 3 आप कैलकुलेट करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि टोटल कितना चार्ज है आपके पास। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, आपको ये मालूम है कि 1 मोल जो है वो कितना चार्ज कैरी करता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज 96,500 कूलम। तो यहाँ से आपके पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इनके लिए आप फाइंड आउट कर लीजिएगा कि n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेंगे। तो ये आपके पास चार्ज आ जाएगा। एंड वंस यू गेट चार्ज, आपको जैसे ही चार्ज मालूम होगा तो नेक्स्ट फिर आप Q = I/T से, क्योंकि I इन्होंने दे दिया, टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हैं Q = I × T से। ठीक है, तो ये इसके स्टेप्स हो जाएंगे। ठीक है जी, ये बात समझ में आई है बेटा, स्टेप्स क्लियर हैं, ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, पहले आपने मोल्स ऑफ क्रोमियम निकालने, फिर उसके बाद मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करेंगे इनटू चार्ज, और फिर चार्ज से आपने फाइंड आउट कर लेना है कि टाइम कितना लग रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, मैं आज ये PDF फाइल, इसकी आंसर की वगैरह सब शेयर कर दूँगा आपके साथ, तो खुद से आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे बीच में टाइम मिलेगा तो फिर मैं इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस भी कराता हूँ। सही है, क्लियर होगी बात? अच्छा, एक चीज़ मुस्तफा बेटा ये समझ लो कि ये जो हमने बात की है, आप कह रहे हो कि सोडियम क्यों नहीं यूज़ कर सकते,
तो देखो हमें ये मालूम है कि सोडियम या कोई भी ग्रुप 1 का जो मेटल है, सोडियम जो है, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ग्रुप 1 जो मेटल्स हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। अगर आप लिथियम को या आप कह लें कि आप सोडियम को, लेट सपोज सोडियम को व्हेन वी डिजॉल्व इट इन वाटर, तो सोडियम विल डायरेक्टली रिएक्ट विद वाटर, दिस विल प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इंस्टेड ऑफ सोडियम रिएक्टिंग विद क्रोमियम आयन, यानी अगर सोल्यूशन में सोडियम मौजूद हो, वाटर मौजूद हो, क्रोमियम आयन्स मौजूद हो, तो सोडियम विल रिएक्ट विद वाटर इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इट विद क्रोमियम। ठीक है, रिएक्टिंग विद क्रोमियम के बजाय सोडियम विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद वाटर। आप कह लें कि ये जो है वो मेजर रिएक्शन हो जाएगा। अब क्लियर है बेटा बात? और हमें क्योंकि सोडियम का और क्रोमियम का रिएक्शन कराना है, इसलिए हमने सोडियम सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर सोडियम लेंगे तो फिर वो क्रोमियम को रिड्यूस नहीं करेगा, बल्कि उसकी जगह वाटर के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा। हाँ जी, अब बात क्लियर है? ठीक है जी, चलें आज इसको यहाँ तक रखते हैं। कल मैं थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस और इसके भी एक दो क्वेश्चन देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, एनर्जेटिक्स में से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा वहाँ से, और फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से एएस का रिवीजन जो है वो हमने स्टार्ट करना है। ठीक है बेटा?